हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे होंगे। आज से एमपी की क्लासेस चल रही हैं। एमपी की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको सीरीज वाइज पूरा वीडियो बनाती जाऊँगी, तो आप लोग अपना नोट्स बनाते जाना। तो एमपी का आज फर्स्ट टॉपिक है, ये मध्य प्रदेश का देखिए नक्शा भी बना हुआ है, मैप है ये एमपी का। तो आज का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हुए फिर आपका पूरा ये कवर कराते जाएंगे। अगर आप लोग वनडे एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग बस क्लासेस लेते जाइए और अपने नोट्स को तैयार करते जाइए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का नक्शा बनाना आना चाहिए। मैप बना के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन से पर्वत, कौन से पठार, कौन सी नदियाँ कहाँ पर है, जिससे समझने में भी आसानी होती है। और अगर आप पीसीएस का मेंस दे रहे हो तो उसके लिए मैप तो मस्ट है। तो प्लीज़ आप लोग मैप ले लीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश जो है हमारा, आज मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय होगा। यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप मैंने बना दिया। ये मध्य प्रदेश का मैप है। जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसका जो गठन है, इसका जो गठन हुआ था, मतलब ये एक राज्य के रूप में कब आया था, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये नया राज्य के रूप में कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। तो इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर राज्य का अपना अपना अलग अलग स्थापना दिवस है। तो इसी तरह से अब 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, अब ये वर्तमान स्वरूप क्या हो गया, 1 नवंबर 2000। देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश है, लेकिन जो हमारा 2000 से पहले का था वो ऐसा कुछ, ये वाला ऐसा कुछ एक हिस्सा, ये भूभाग भी मध्य प्रदेश के मैप में आप लोग देखेंगे 2000 पहले का मैप, तो ये वाला भूभाग भी मध्य प्रदेश में आता था। लेकिन 2000 में इसको डिवाइड कर दिया गया और एक नया राज्य बना। उस नए राज्य का क्या नाम है? छत्तीसगढ़। क्या नाम है उस नए राज्य का? छत्तीसगढ़। लगभग 30% जो है इसको काट दिया गया, एक नया राज्य बन गया 2000 में। कब बना ये नया राज्य? 1 नवंबर 2000 ये नया राज्य बन गया। तो इसका लगभग 30% भूभाग किसको मिल गया? छत्तीसगढ़ राज्य को। तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया। लगभग 3 संभाग और 16 जिले जो है, लगभग 3 संभाग, मैं बोल भी रही हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा आप समझ लीजिए मैप से, मैं बोल रही हूँ तो आप लोग नोट करते जाइएगा। गठन कब बताया मैंने? 1 नवंबर 1956 को। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप मतलब कि जब इससे छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ के भूभाग को अलग कर दिया गया, तो इसका वर्तमान स्वरूप आया ना, कब आया वर्तमान स्वरूप? 1 नवंबर 2000 को। लगभग 30% जो इसका हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो छत्तीसगढ़ राज्य में मिला लिया गया। और उनमें 3 संभाग और 16 जिले भी थे। वो जिलों के नाम मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ में गए, वो सब मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी। आज एक सामान्य परिचय है, बेसिक चीजें से स्टार्ट करते हुए आपका पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी। तो आपने इतना जानना है कि 30% भूभाग, लगभग 1,35,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, और 31% जनसंख्या जो है वो छत्तीसगढ़ में चली गई थी, है ना। तो ये वर्तमान स्वरूप कब आया आप लोगों का? मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का एक वर्तमान स्वरूप, ये पूरा वर्तमान स्वरूप आ गया। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ये वाला भूभाग। अब देखिए मध्य प्रदेश का जो नामकरण है, इसको जो नाम दिया वो किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने मध्य प्रदेश को उनका नाम दिया कि हम इस राज्य को मध्य प्रदेश के नाम से जानेंगे। मध्य प्रदेश मतलब जो हमारा भारत है, भारत का नक्शा आप लोग देखोगे, भारत के मैप में जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वो बिल्कुल सेंटर में, बीच में हृदय जैसा स्थापित है। इसलिए इसको देखकर ही लोग अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए इसका नाम हृदय प्रदेश रख दिया गया।
इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अन्य नाम मतलब और भी क्या क्या नाम है हमारे मध्य प्रदेश के? तो अन्य नाम में हृदय प्रदेश, जैसे मैंने कि बताया कि बीच में स्थित है, भारत मैप के, भारत के नक्शे में बिल्कुल सेंटर में स्थित है, तो इसलिए इसका नाम हृदय प्रदेश भी है। सोया प्रदेश, सोया स्टेट कहते हैं। सोया स्टेट मतलब कि सोया हुआ प्रदेश नहीं, सोया स्टेट मतलब कि सोयाबीन की जो फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है, ये मध्य प्रदेश अग्रणी है। सोयाबीन की फसल के उत्पादन में सब मध्य प्रदेश का पहला स्थान है पूरे भारत देश में, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। और नदियों का मायका एक और अन्य नाम है इसका। आप लोग नोट करते जाओ, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट करते जाओ कॉपी में। तो इसके अन्य नाम मैंने बताया, पहला हृदय प्रदेश, सोया स्टेट या नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है, मतलब कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, सोन हो गई आपकी, नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, कालिज, मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं कि इसी राज्य बस में नदियाँ, पर हो सकता है कि बहुत सारी नदियाँ दूसरे राज्यों से आती हैं और प्रवाहित होती हुई निकल जाती, लेकिन मध्य प्रदेश में जितनी नदियाँ, उनका उद्गम स्थल भी अपने मध्य प्रदेश राज्य में ही है, इसलिए नदियों का मायका भी कहते हैं। अगर कभी आ जाए नदियों का मायका नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको गठन बताया, गठन 1 नवंबर 1956 को, स्थापना दिवस 1 नवंबर, वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तो इसका वर्तमान स्वरूप कब अलग हुआ था? 2000 को। नामकरण किसने दिया मध्य प्रदेश का नामकरण? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अन्य नाम क्या हो जाएंगे इसके? हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों का मायका। ठीक है, अब देखिए, अब मध्य प्रदेश में अब इस सारी चीजों को देखने के लिए कौन कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति के लिए अक्षांशीय विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का। अब अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, आपने लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, फिर भी चलिए इसकी स्थिति पता करने के लिए सभी को वो किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है ना, 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश का कितना है? ऊपर साइड में उत्तरी अक्षांश में कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये जो पॉइंट है ना, इसको हम डिग्री पढ़ते हैं, ये डिग्री हो गया, और ये ऐसी लाइन जो है इसको मिनट पढ़ते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में कहाँ बता रही हूँ? उत्तरी अक्षांश का। आपको पता होगा कि भारत आपका उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है कि मध्य प्रदेश भी वहीं स्थित होगा। तो इसकी क्या अक्षांशीय विस्तार है? 21 डिग्री। ये जो पॉइंट है ना, गोला ऐसा जो जीरो थोड़ा सा दिखाया है, उसे क्या कहते हैं? डिग्री, और ये जो लाइन है उसे मिनट। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21, ये यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी ये विषुवत रेखा जो है, जो यहाँ पे विषुवत रेखा आपकी होती है, वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से स्टार्ट होगी, तो हमेशा कम से स्टार्ट होते होते ज़्यादा की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ 21 डिग्री से स्टार्ट होगा, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 26 डिग्री 30 मिनट। ये 26 से 26 है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं आ रहा है समझ, एक बार देख लीजिए, आपको समझा देती हूँ, बोलती हूँ तो आप नोट करते जाओ। ये आपका कितना अक्षांशीय विस्तार बताया मैंने? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मतलब ये नीचे से स्टार्ट, नीचे वाले 0 विषुवत रेखा हो गई, तो यहाँ से 0 से फिर 1 2 ऐसे करते हुए 21 में 21 जब आएगा तो वहाँ से हमारा मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, और 26 डिग्री में उसका वो होता है, खत्म होता है। इसी तरह से अब पूर्वी देशांतर में कितना विस्तार है इसका, कहाँ तक है? तो कितना है? 74 डिग्री 59 मिनट, 74 डिग्री 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर, ये इसका पूर्वी छोर है ना, ये यहाँ से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री, ये 82 डिग्री, यहाँ ये इसका लास्ट छोर हो गया ना पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक
है ना। इसका कितना हो गया अक्षांश विस्तार, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से। अब इसका देशांतरी विस्तार बताया, ये क्या हो जाएगा देशांतरी विस्तार, 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये इसका पूरा आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार समझ में आया होगा। इतना आपको पूरा क्लियर हुआ। मैंने क्या क्या एक बार फिर रिपीट कर दूं क्या। नाम बता दिया, नामकरण, वर्तमान स्वरूप, स्थापना दिवस, गठन। देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, 1 डे देंगे, पीसीएस देंगे, हमेशा बेसिक चीजें आती ही आती है। 1-2-4 क्वेश्चन इजी आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जो है टफ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इजी छोड़ दोगे, टफ बस पढ़ोगे, है ना। सिलेबस में सब कुछ दिया है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा और आगे की चीजें जो टफ है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज बेसिक चीजों से ये इतना जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इसका अच्छा, अब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,000, कितना है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में 252 किलोमीटर स्क्वायर है आप वो भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में आ गया 245 किलोमीटर, 252 नहीं दिया है, समथिंग, तो इसे भी आप मान लो 3 लाख कहीं कहीं पे 8,245 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर या 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा क्षेत्रफल, एरिया पूरा, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका, इतना समझ में आया। अब राजकीय पुष्प, मध्य प्रदेश में कोई सारे राज्यों में अपना अपना पुष्प है, अपना अपना चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, राजकीय पुष्प। जैसे हमारे भारत देश के चिन्ह है, भारत देश का पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है, उसी तरह से हमारे राज्यों का भी अपना अपना चिन्ह होता है, पुष्प होता है जो उन्होंने अपनाया है। तो मध्य प्रदेश ने जो राजकीय पुष्प है वो किसे अपनाया है, लिली। एक फूल होता है लिली, उसको इन्होंने अपना राजकीय पुष्प बनाया। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या हो गया, लिली। और फिर राजकीय पशु क्या हो गया, क्या है राजकीय पशु, राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा। वो भी बारहसिंगा आप लोग को पता है किस प्रजाति का बारहसिंगा तो सभी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि किस प्रजाति के बारहसिंगा को हमने राजकीय पशु घोषित किया है। तो वो कौन सी प्रजाति है, बेडरी। कौन सी प्रजाति है, बेडरी प्रजाति। जो बेडरी प्रजाति का होता है बारहसिंगा, उसको हमने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। मैं बोल दे रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग बोल रही हूँ, आप नोट करते जाओ नोट्स ले में। राजकीय पशु। अब राजकीय पक्षी, अब हमारे पक्षी कौन से है, वो है दूधराज, शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। शाही बुलबुल, दूधराज उसी का नाम है, दूधराज, शाही बुलबुल उसी का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। या फिर आपको ऑप्शन में दूधराज आ सकता है, ये शाही बुलबुल आ सकता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग जान लो कि राजकीय पक्षी है, इसी का दूधराज का ही नाम है शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। और ये जो राजकीय पक्षी है, तो आपके 2017 का पीसीएस का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 के पीसीएस का प्री का पेपर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोगों को लग तो इजी रहा है, पर आया हुआ है पेपर में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो राजकीय पक्षी कौन सा हो गया, दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, या इसी को आप लोग कैचर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका राजकीय पक्षी हो गया। राजकीय पुष्प लिली, राजकीय पशु बारहसिंगा, वो भी ब्रेडरी प्रजाति का, और राजकीय पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाइज कैचर, फ्लाई कैचर। ओके, इतना आपको कंफर्म हो गया। अब यहीं पर मैं नोट करती हूँ।
मध्य प्रदेश ने के राष्ट्रीय खेल भी होंगे ना, कुछ राष्ट्रीय खेल भी अपनाते हैं ना, राष्ट्रीय इसी से मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, मैं बोल दूंगी। ये राष्ट्रीय खेल अगर नहीं दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ बार बार, आप लोग, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग उससे समझते जाओ, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है? मलखम। अब ये मलखम क्या है पता है किसी को? मलखम देखिए, ये क्वेश्चन भी आता है क्योंकि अभी 2013 में इसको अपना राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, राजकीय खेल, राज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राजकीय खेल, ठीक है। अभी हम अपने स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजकीय खेल जो है हमारा वो क्या है? मलखम्ब है। मलखम्ब को अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आने लगा है, बहुत आता है क्योंकि अभी हाल ही में ये खेल को अपनाया गया है। मलखम्ब को 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसको क्वेश्चन ये आता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनमें से भी आता है। तो राजकीय खेल ये मलखम्ब जो क्या होता है, एक लकड़ी का या लोहे का ऐसा पोल होता है, उसमें चढ़कर लड़के लोग उसमें चढ़कर लोग कर्तव्य दिखाते, ऊपर पे पोल पे ही खड़े होकर कर्तव्य दिखाते, और ये मलखम्ब खेल, तो ये हमारा राजकीय खेल है। अब राज्य का वृक्ष है वो क्या है? अब राज्य का जो वृक्ष है वो क्या है? बट वृक्ष। क्या है? बट वृक्ष। बट वृक्ष या बरगद का पेड़ होता है ना, वही है हमारा राजकीय वृक्ष, है ना। राजकीय खेल मलखम्ब हो गया। मलखम्ब को कब अपनाया गया? 2013 में। राज वृक्ष जो है बट वृक्ष हो गया, है ना, बरगद का पेड़। अब क्या हो गया? अब आपको क्या बताऊं मैं? हाँ, राजकीय नृत्य। अब आप लोग जानो राजकीय नृत्य के बारे में। तो क्या है राजकीय नृत्य? जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। राई एक डांस होता है, नृत्य शैली होती है, राई होती है, उसको हम जो है अपना मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। और राजकीय नाट्य क्या है? अपने मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? पता है किसी को? मार्च। अगर ऑप्शन में आ गया मार्च, हाँ कंफ्यूज मत होइएगा। नृत्य जो डांस है, नृत्य शैली है, वो राई है, और नाट्य जो नाटक करते हैं वो मार्च है ना। तो राजकीय नाट्य जो है मार्च है, राजकीय नृत्य जो है वो राई है आपकी। इतना कंफर्म हुआ? एक बार रिवाइज करा दो आप लोग का। राजकीय पुष्प लिली, राजकीय पशु बारहसिंगा ब्रीडरी प्रजाति का, राजकीय पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, और राजकीय खेल है मलखम्ब, राज वृक्ष है बट वृक्ष बरगद का पेड़, राजकीय नृत्य है राई, और राजकीय नाट्य है मार्च। इतना कंफर्म हुआ? इसको इरेज कर दूं मैं। अच्छा, से विस्तार तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से करा दूंगी। और आप लोग वनडे एग्जाम भी दे रहे हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, आपको यही चीज़ें तो आती हैं। अब देखिए, राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। कहीं इंग्लिश से काम किया जाता है, कहीं ऑफिस वर्क, कहीं पे कुछ, कहीं पे उर्दू, कहीं पे हिंदी, कहीं पे कुछ। तो हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। जो हम काम करते हैं, जो हमारे यहाँ काम होता है, जो भी जितना भी काम होता है वो हिंदी में होता है। तो हमारा राजकीय भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। अब जो राष्ट्रीय गान है, राजकीय गान है, हमारे राज्य का कोई गाना भी है ना, हर जगह ऐसे हर चीजें अपनाते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय गान है, उसी तरह से राजकीय गान है। मध्य प्रदेश का क्या राजकीय गान है? राजकीय गान, सॉन्ग, गीत कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छा गीत है, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। इसको किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव जी ने हमारे राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश को लिखा हुआ है। आपको पता हो गया, राजकीय खेल मलखम्ब, राजकीय भाषा हिंदी, राजकीय गान जो है मेरा मध्य प्रदेश, ये महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। ठीक है।
अब आपको जानना चाहिए राजकीय चिन्ह के बारे में। आप कोई भी मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन आपको बोलेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह बताओ, तो आपको पता ही नहीं होगा। देखिए कैसा है, तो देखिए राजकीय चिन्ह में देखिए ये ऐसे, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ, एक बार बना देती हूँ। आप लोग जरूर गूगल करके देखिएगा कैसा है हमारा राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का। ये बाहर पे ऐसा कुछ सांची का स्तूप टाइप में रहता है, ये बाहर पे ऐसा सांची का स्तूप, ऐसा ऐसा। आप लोग एक बार, मैं ऐसे समझा देती हूँ, आप लोग एक बार गूगल कर लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर लिखा रहता है मेरा मध्य, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मध्य प्रदेश शासन। और यहाँ पर सत्यमेव जयते, मध्य प्रदेश मेरा मध्य, यहाँ पर सॉरी मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यहाँ पर जो हमारे गेहूं और धान की बालियाँ होती है ना, गेहूं और धान की बालियाँ होती है, उनका यहाँ पर चित्र बनाया जाता है, यहाँ पर चित्र स्वरूप रहता है। और यहाँ पर हमारा अशोक स्तंभ वाला वो जो 4 शेर होते हैं ना, 4 शेर अशोक स्तंभ के, वो बनाया रहता है। ऐसा कुछ रहता है, मैं आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश शासन लिखा रहता है, ऐसे गोला रहेगा, वहाँ पे बाहर सांची का स्तूप रहता है, नीचे सत्यमेव जयते, फिर एक अंदर एक सर्कल रहता है, उसमें ये जो अशोक स्तंभ के 4 शेर है ना, वो बने रहते हैं। और यहाँ पर धान और गेहूं की बालियां बनी रहती हैं। ऐसा हमारा वो रहता है मध्य प्रदेश का। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए, ये सारी चीजें जाननी चाहिए। कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता रहता है एग्जाम लोगों का, एग्जाम वालों का। और क्वालिफाई हो गया, मान लीजिए आपको कुछ इंटरव्यू है, आपसे जरूरी नहीं कि टॉपिक क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकता है बेसिक चीज़ें पूछ लें, तो बेसिक चीज़ों को छोड़ना है क्या? नहीं, सब कुछ पढ़ना है हमको, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें तक। तो ठीक है, अब आपको इतना कॉमन चीज़ें समझ में आ गई। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पता ही होगा, भारत देश से भी निकलती है कहीं, है ना, अपने बाहर, तो ये हमारे राज्य मध्य प्रदेश से भी गुजरती होगी, गुजरती है, हाँ या ना? गुजरती है, हाँ गुजरती है। ये हमारा मध्य प्रदेश है। आप लोग मैप जरूर बनाइएगा, मैप धीरे धीरे आप बनाओगे, सीख जाओगे, तो मैप से जो भी है समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो हमारा कर्क रेखा है, वो हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? 14 जिलों से, 14 जिले। जो हमारा कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरता है। अब वो कौन कौन से 14 जिले हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे। अगर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मैं जब आपको डिटेल से कराऊंगी तो मैं वो भी बताऊंगी आपको 14 जिले। एक ट्रिक होती है कर्क रेखा को जानने के लिए, ऐसे लर्न याद करने के लिए, रहुआ राशि उमरा सा दमजा कटनी भबरासा, ये ऐसा ट्रिक है, रहुआ राशि उमरा सा दमजा कटनी भबरासा। वो मैं आपको फिर ये ट्रिक भी बताऊंगी, बहुत पूरा जब डिटेल कराऊंगी तो भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से हमारी कर्क रेखा निकलती है। अभी आप इतना जानो बेसिक चीज कि अब क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं, तो पता होना चाहिए कि गुजरती है, वो भी 14 जिलों को छूकर जाती है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो हम समय का निर्धारण है, तो हम लोगों ने एक एक वो किया हुआ है, टाइम को पॉइंट किया, मध्याह्न रेखा है जो, जिससे हम समय को निर्धारित करते हैं। तो भारत की जो मध्याह्न रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी जिले से गुजरती है। जो इलाहाबाद है, वहाँ के नैनी से 82.5 डिग्री जो है हमारा मध्याह्न रेखा है, वहाँ से गुजरती है। तो ये जो मध्याह्न रेखा है, आपको पता होना चाहिए कि ये तो पता ही होगा कि जो ग्रीनविच समय है, लंदन का ग्रीनविच समय है, वो जो भारत की अपेक्षा, जो भारत का समय वो 5.5 घंटे आगे का है ना, मतलब कि लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे का समय है। तो हम लोगों ने अपने समय के लिए क्या किया, एक हम लोगों ने मध्याह्न रेखा मानी हुई है, वो मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है। तो वो 82 डिग्री जो है हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। वो कौन सा जिला है? सिगरौली। ये हमारा सिगरौली, यहाँ पे पूर्वी, सबसे पूर्वी जिला है सिगरौली, पता है ना? अब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, कौन सा सबसे पूर्वी जिला है, कौन सा दक्षिणी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला है, कौन सा सबसे उत्तरी जिला है। तो जो हमारे सिगरौली जिला है, सिगरौली जिले से होकर हमारे 82.5 डिग्री 82
5 डिग्री जो है, जो मध्याह्न रेखा है भारत की, वो हमारे एकमात्र जिले किस जिले से होकर गुजरती है? सिगरौली से। अब जब सिगरौली से गुजरती है तो ये जो हमारा पूर्वी जिला है और पश्चिमी जिला कौन सा है? कौन सा पश्चिमी जिला? अलीराजपुर। ये जो हमारा अलीराजपुर है और सिगरौली है, क्या इसका टाइम सेम होगा? क्या इसका समय सेम होगा? सेम होगा क्या? आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पूर्व की साइड जा रहे हो तो समय आगे रहेगा, पश्चिम की साइड जा रहे हो तो समय पीछे रहेगा। अगर कंपेयर कर रहे हो आप, उसकी तुलना करोगे तो पूर्वी जिले का जो समय है पश्चिमी जिले से कुछ ना कुछ आगे होगा ही। तो जो हमारा पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। इस अलीराजपुर में आपको सिगरौली के समय, जो सिगरौली का हमारा समय है उससे में कितना अंतर होगा? 34 मिनट का। 34 मिनट जो है, मतलब कि अगर 34 मिनट हमारा जो टाइम है सिगरौली का आगे होगा अलीराजपुर की अपेक्षा। तो 34 मिनट जो पूर्वी जिला है हमारा सिगरौली, उसका समय 34 मिनट आगे होगा और अलीराजपुर का समय 34 मिनट पीछे होगा, है ना? समझ गए आप लोग? इतना ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आप लोग को पता हो गया कि ये जो हमारी मध्याह्न रेखा है वो सिगरौली जिले से होकर गुजरती है एकमात्र, और कर्क रेखा 14 जिलों से, मध्य प्रदेश की 14 जिलों से होकर गुजरती है। और जो 34 मिनट समय है, कंपेयर करेंगे पूर्व के और पश्चिम के समय में, तो 34 मिनट का अंतर आता है ना? कॉमन सी चीज ये, बेसिक चीज ये है कि जो पूर्व पश्चिम का समय है उसमें कितना अंतर है? 34 मिनट का, आपके 34 मिनट का। ये बेसिक चीजें हो गई। यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ। ये छत्तीसगढ़ डिवाइड तो हो गया, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें उससे कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है ना? जब छत्तीसगढ़ नहीं था, मतलब कि 2000 के पहले जो था उस टाइम पे केवल 4 राज्यों को स्पर्श करती थी। कौन कौन से 4 राज्य? लेकिन अब क्या है 2000 के बाद की स्थिति, क्योंकि छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया तो इसको भी स्पर्श करेगी। इसको भी, ये इधर पे ये इतना लगभग 30% जो हमने छत्तीसगढ़ को दिया है तो इसकी भी सीमा स्पर्श करेगी। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जो है 5 राज्यों को टच करती है। कितने राज्यों को? 5। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्यों को टच करती है, 5 राज्य, 5 स्टेट है उनको स्पर्श करती है। ये भी क्वेश्चन आपके इसमें 2019 के पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 के पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इस बार भी 2019 के पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन से मध्य प्रदेश राज्य, इनमें से कौन से जो राज्य है उससे सीमा टच नहीं करती, मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती, ऐसा आया था। तो झारखंड राइट आंसर था। आप लोग देखते रहेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, है ना? तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे फिर पढ़ने में इजी रहता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, ये गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी एंड राजस्थान। 5 राज्य हुए। कौन कौन से हो गए? ये जो हमारा पश्चिमी शोर है, पश्चिमी शोर में दो मात्र जिले को गुजरात स्पर्श करता है। वो मैं नाम आपको डिटेल पूरा बताऊंगी। अब इतना जानो कि गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, यूपी राज्य और राजस्थान। ये 5 स्टेट जो हो गए, तो ये मध्य प्रदेश को इधर से 5 तरफ से ये घेरे हुए हैं। ठीक है, आज के लिए बेसिक चीजें, आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो बनाओगे तो धीरे धीरे पूरा आगे का सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल करते जाएंगे। अगर नहीं दिखा है, हो सकता है थोड़ा दिखने में दिक्कत हो, तो मैं बोल रही हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है तो आप लोग नोट करते जाओ। और अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर बताना, तो फिर हम उसका भी सोल्यूशन करेंगे। आई विश कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़िए, अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक यू।